हेलो दोस्तों, वेलकम टू IITN ज्ञान 2.0। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो भारत के हर देशभक्त के दिल में उठता है। भारत 40 साल में भी अपना फाइटर जेट इंजन क्यों नहीं बना पाया? क्या आपको पता है कि 1986 में भारत ने कावेरी जेट इंजन पर काम शुरू किया था और आज 2025 चल रहा है, लेकिन आज भी हम अमेरिका से GE इंजन खरीद रहे हैं। वहीं जापान और ताइवान जैसे देश जिन्होंने हमसे बहुत बाद में शुरुआत की, उन्होंने सिर्फ 20 ईयर्स में अपना जेट इंजन बना लिया। आखिर क्या वजह है कि भारत जैसे साइंटिफिक टैलेंट और टेक्नोलॉजी वाले देश से ये काम नहीं हो पाया? क्या हम कभी आत्मनिर्भर बन पाएंगे या हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे? इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की, टेक्निकल और साइंटिफिक कारणों की, पॉलिसी और फंडिंग की, और आखिर में समाधान की। सबसे पहले समझते हैं भारत ने अब तक क्या किया। 1986 में भारत सरकार ने GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के तहत कावेरी इंजन पर काम शुरू किया। उस समय टारगेट था कि हम अपने लड़ाकू विमान तेजस के लिए पूरी तरह देसी इंजन बनाएंगे। लेकिन 40 साल बीत गए और आज तेजस भी उड़ रहा है, लेकिन GE404 और GE414 जैसे अमेरिकी इंजन के भरोसे। अब तुलना करते हैं फ्रांस और जापान से। फ्रांस ने M88 इंजन पर काम 1980 के दशक में शुरू किया और 20 साल में पूरा कर लिया। जापान और ताइवान ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन माना और लगातार फंडिंग दी। नतीजा 20 साल में सफलतापूर्वक इंजन तैयार। तो भारत क्यों पीछे रह गया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद लगे टेक्नोलॉजी एम्बार्गो। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने भारत पर पाबंदियां लगा दी। जरूरी कंपोनेंट्स मिलने बंद, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रुक गया और इंटरनेशनल सपोर्ट लगभग खत्म। अब बात करते हैं फंडिंग की। भारत ने कावेरी इंजन के लिए सिर्फ 382 करोड़ रुपए लगाए। वहीं अमेरिका ने F-22 के इंजन पर 8 लाख करोड़ रुपए, फ्रांस ने M88 पर 8,500 करोड़ रुपए। तो भाई, जब आप खुद अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाएंगे तो वो कैसे सफल होगा? इसके अलावा एक और बड़ी समस्या रही, बार बार बदलती सरकारों की प्रायोरिटीज। जहां जापान, फ्रांस और अमेरिका ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी को मिशन मोड में लिया, भारत में सरकारें वोटर सुख स्कीमों में ही पैसा डालती रहीं। फ्री राशन, बहना योजना आदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमेशा पिछली सीट पर रखा गया। अब एक आम सवाल, अगर इसरो रॉकेट इंजन बना सकता है तो डॉक्टर डो जेट इंजन क्यों नहीं बना सका? तो जवाब है, जेट इंजन बनाना रॉकेट इंजन से भी ज्यादा मुश्किल है। रॉकेट एक बार में फ्यूल जलाकर थ्रस्ट देता है और काम खत्म, लेकिन जेट इंजन को लगातार स्टेबल और कंट्रोल में रहकर हाई टेम्परेचर पर काम करना होता है घंटों तक। एक जेट इंजन में 25,000 से 40,000 तक पार्ट्स होते हैं। जेट इंजन का कंबशन चैम्बर 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर काम करता है। टरबाइन ब्लेड को 1700 डिग्री सेल्सियस तक झेलना पड़ता है, जबकि उनका मेल्टिंग पॉइंट 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सवाल उठता है, वो ब्लेड कैसे नहीं पिघलते? इसका जवाब है सुपर, अलॉय और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। इन ब्लेड्स को बनाने के लिए चाहिए कोबाल्ट, टंगस्टन, रेहेनियम, हैफनियम, मॉलिब्डेनम जैसी एक्सपेंसिव एंड रेयर मेटल्स। और सिर्फ मटेरियल से काम नहीं चलता, इनका स्ट्रक्चर भी खास होना चाहिए। जब मेटल कास्ट होता है तो उसमें छोटे छोटे ग्रेन बनते हैं। जहां जहां दो क्रिस्टल मिलते हैं वहां ग्रेन बाउंड्रीज बनती हैं। यही सबसे वीक पॉइंट होते हैं जहां से मेटल टूट सकती है। तो इसका सोल्यूशन, सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग, यानी पूरा ब्लेड एक ही क्रिस्टल की तरह बने, कोई ग्रेन बाउंड्री ना हो। यह काम करना दुनिया के सबसे डिफिकल्ट कास्टिंग प्रोसेस में से एक है। अब टेम्परेचर की प्रॉब्लम कैसे सुलझाते हैं? जब टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस होता है और ब्लेड 1300 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, तब हम केवल ब्लेड को ठंडा करते हैं। 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट को रोक देती है। इंटरनल कूलिंग चैनल्स, माइक्रो होल्स जिनमें से ठंडी हवा बहती है। यह टेक्निक इतनी बारीक है कि इसमें 0.01 मिलीमीटर्स की गलती भी ब्लेड को फेल कर सकती है। जेट इंजन का दिमाग होता है फैडेक फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल। ये माइक्रो कंट्रोलर तय करता है फ्यूल कितना जाए, किस गति पर इंजन चले, एल्टीट्यूड और प्रेशर के हिसाब से कैसे रिस्पॉन्स हो, ऑटो पायलट में इंजन कैसे रिएक्ट करे। भारत आज तक फैडेक जैसी टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। जेट इंजन में फ्यूल और एयर का अप्रोप्रिएट मिक्सचर जरूरी होता है। अगर फ्लेम सही तरीके से ना जले तो इंजन बंद हो सकता है या फट भी सकता है। इसी को कहते हैं फ्लेम इंस्टेबिलिटी। इसलिए एयर को एक स्पेशल पैटर्न में घुमाकर भेजा जाता है जिससे फ्लेम स्टेबल रहे। भारत के पास अभी हाई एल्टीट्यूड विंड टनल, शॉक टनल जैसी टेस्टिंग फैसिलिटी भी कम है। कावेरी इंजन को कुल मिलाकर लगभग 9 प्रोटोटाइप्स के रूप में टेस्ट किया गया, जिनमें से अधिकतर ग्राउंड टेस्टिंग के स्तर पर ही सीमित रह गए। 2003 तक इस इंजन को LCA तेजस के साथ उड़ान में शामिल करने की योजना थी, लेकिन वजन ज़्यादा होने और थ्रस्ट कम होने की वजह से इसे तेजस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया। कावेरी इंजन का ड्राई थ्रस्ट करीब 52 किलो न्यूटन था
और आफ्टरबर्नर के साथ 81 किलो न्यूटन तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन टेस्टिंग में यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। यही वजह रही कि GE 404 इंजन को तेजस में इस्तेमाल करना पड़ा। 2010 में इस प्रोजेक्ट को टेक्नोलॉजिकली डेमोन्स्ट्रेटेड बट नॉट सूटेबल फॉर तेजस कहकर क्लोज कर दिया गया। हालांकि बाद में इसमें कुछ सुधार करके इसे UCAV वन मैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जैसे घातक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने की संभावनाएं बनी। 2016 में भारत ने फ्रांस की कंपनी सैफरन से बातचीत शुरू की ताकि M88 इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए कावेरी को फिर से रिवाइव किया जा सके। 2018 में इसे एक बार फिर रिवाइवल प्लान में लाया गया और अब उम्मीद है कि 2025 से 2026 तक इसका उपयोग घातक UCAV में किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और गंभीर टेक्निकल चैलेंज की, जैसे कि फ्लेम इंस्टेबिलिटी फ्यूल और एयर के मिक्सचर को जब जलाया जाता है तो फ्लेम को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इंजन हवा में चलते चलते बंद हो सकता है। इसके लिए फ्लेम को स्वर्ल करवाकर नियंत्रित किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी बेहद नाजुक होती है। और फिर आता है टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के पास अभी भी हाई एल्टीट्यूड विंड टनल्स, शॉक टनल्स, ब्लेड फटीग टेस्ट लैब्स और फुल स्केल एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी की कमी है। जब टेस्टिंग ही नहीं हो पाएगी तो टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होगी? अब सवाल ये नहीं है कि हम पीछे क्यों रह गए, सवाल यह है क्या हम अगले 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए भी अमेरिका, फ्रांस और रूस पर निर्भर रहेंगे या वाकई आत्मनिर्भर बनेंगे? समाधान क्या है जिससे भारत आने वाले वर्षों में जेट इंजन निर्माण में आत्मनिर्भर बन सके? सबसे पहले भारत को एक दीर्घकालिक और स्थिर नीति की जरूरत है। जैसे अमेरिका और फ्रांस जैसे देश मिलिट्री टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय प्राथमिकता देते हैं, वैसे ही भारत को भी रक्षा अनुसंधान के लिए 20 से 25 साल की स्पष्ट नीति बनानी होगी जो सरकारों के बदलने पर भी नहीं बदले। ये नीति सिर्फ बयानबाजी ना होकर ग्राउंड लेवल पर एक्शन में दिखनी चाहिए। सेकेंड सोल्यूशन, फंडिंग। जेट इंजन जैसी जटिल तकनीक के लिए भारी निवेश की जरूरत होती है। भारत को अगले 10 वर्षों में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए केवल इंजन रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाने होंगे। यह खर्च नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक सुरक्षा में निवेश होगा। जापान और ताइवान जैसे देशों ने भी लगातार और केंद्रित फंडिंग दी जिससे वे सफल हो सके। थर्ड स्टेप, सरकारी और निजी क्षेत्रों की भागीदारी। सिर्फ HAL और GTRE पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। भारत की L&T, गॉडरेज एरोस्पेस, भारत फोर्ज जैसी कंपनियों को भी इस मिशन में जोड़ा जाना चाहिए। इससे संसाधनों, विशेषज्ञता और कार्यक्षमता तीनों में बढ़ोतरी होगी, टेक्नोलॉजी में प्रतिस्पर्धा आएगी और आत्मनिर्भरता का रास्ता बनेगा। फोर्थ सोल्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, लेकिन भारतीय शर्तों पर। जैसे फ्रांस की सैफरन कंपनी के साथ M88 इंजन को लेकर बातचीत हुई थी, वैसे ही अन्य देशों के साथ भी सहयोग किया जाए। लेकिन यह सहयोग सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि कोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक पहुंचना चाहिए और निर्माण भारत में होना चाहिए। 5. इंपॉर्टेंट फील्ड मटेरियल साइंस। जेट इंजन सुपर अलॉय, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, थर्मल बैरियर कोटिंग जैसे एडवांस मटेरियल्स के बिना बन ही नहीं सकता। इसके लिए भारत को अपने IITs, ISERs और मटेरियल रिसर्च संस्थानों को मजबूत फंडिंग और दिशा देनी होगी। एक समर्पित सेंटर फॉर जेट मटेरियल साइंस स्थापित किया जाना चाहिए जो विशेष रूप से इस क्षेत्र पर फोकस करे। 6th सोल्यूशन, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। भारत को अत्याधुनिक हाई एल्टीट्यूड विंड टनल्स, शॉक टनल्स और फुल स्केल एल्टीट्यूड टेस्टिंग चेंबर्स की स्थापना करनी होगी। बिना विश्वसनीय टेस्टिंग के कोई भी इंजन उड़ान के योग्य नहीं बन सकता। DRDO और इसरो की साझेदारी से यह काम प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। 7th स्टेप, टैलेंट पूल तैयार करना। देश भर के IIT, NIT और IISc जैसे संस्थानों में जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर आधारित रिसर्च लैब्स बनाए जाएं। छात्रों को GTRE और HAL में इंटर्नशिप के जरिए सीधे इस मिशन से जोड़ा जाए। इससे न केवल ब्रेन ड्रेन रुकेगा बल्कि देश के अंदर ही ब्रेन फॉर्मेशन होगा। अंत में इस पूरे मिशन को केवल वैज्ञानिकों या सरकार का काम मानने की बजाय जनभागीदारी से जोड़ना होगा। पब्लिक अवेयरनेस। सोशल मीडिया अभियान और शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से लोगों को बताया जाए कि जेट इंजन केवल एक मशीन नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता की रीढ़ है। कुछ दिन पहले DRDO चीफ डॉक्टर समीर V कामत का एक इंटरव्यू सामने आया। सवाल बड़ा सीधा था लेकिन जवाब उतना ही चौंकाने वाला। सर, सोशल मीडिया पर फंड कैवरी इंजन जैसे कैंपेन चल रहे हैं, क्या कोई अपडेट है ओरिजिनल कैवरी इंजन को लेकर? कैवरी इंजन को LCA तेजस प्रोग्राम से काफी पहले डीलिंग किया जा चुका है, यानी मूल प्रोजेक्ट को बंद हुए 16 साल हो चुके हैं। तेजस मार्क एक फाइटर जेट के लिए भारत ने स्वदेशी कावेरी इंजन विकसित करने की कोशिश की थी। यह इंजन अधिकतम 73 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट देने में सक्षम था। लेकिन जैसे जैसे तेजस प्रोजेक्ट आगे बढ़ा उसमें नए सिस्टम, हथियार और एवियोनिक्स जोड़े गए जिससे उसकी कुल वजन और प्रदर्शन की जरूरतें भी बढ़ती चली गईं। नतीजा यह हुआ कि तेजस को उड़ाने के लिए कम से कम 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की जरूरत पड़ गई।
यानी भले ही कावेरी इंजन अपने डिजाइन लक्ष्य तक पहुंच भी जाता, तब भी वह तेजस के लिए पर्याप्त ताकतवर नहीं होता। इसी कमी को ध्यान में रखते हुए तेजस के अगले संस्करण यानी तेजस मार्क 2 के लिए अब एक नया और ज्यादा ताकतवर इंजन चुना गया है, GEF 414। यह अमेरिकी इंजन करीब 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है और तेजस मार्क 2 को न केवल बेहतर प्रदर्शन देगा, बल्कि उसे भविष्य की जरूरतों के लिए भी तैयार करेगा।